नमस्कार। आप देख रहे हैं सेहत की बात। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जो हर हफ्ते आपकी जिंदगी, आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती का ख्याल रखता है। एक तरह से हम आपके गाइड हैं। कोशिश करते हैं कि जो बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इसके अलावा बेहतरीन फिटनेस एक्सपर्ट, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय आपको इस शो में जानने को मिले। और आज के शो में भी हम खास चर्चा करने वाले हैं। मेरे पहले मेहमान आज जो इस पहले सेगमेंट में हैं, उन्हें किसी परिचय की तो दरकार नहीं, आप सभी उन्हें जानते हैं। लेकिन मैं चर्चा में शामिल करूंगा डॉक्टर सजीव नायर को, फाउंडर और चेयरमैन वी रूट से। डॉक्टर सजीव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। डॉक्टर सजीव, हमें ये बताइए कि एक वक्त था जब एक उम्र के बाद आपको लाइफस्टाइल डिजीजेस का अटैक होता था, चाहे हार्ट अटैक हो, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, या इससे जुड़ी बाकी बीमारियां। आज उम्र की जो सीमा है वो टूट चुकी है। बहुत कम उम्र में लोग जो हैं वो दिल से जुड़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। डायबिटीज बहुत मतलब बच्चों को भी हो जा रही है। कोई दायरा नहीं रहा। आखिर ऐसा क्यों? ये तो मेरे ख्याल से आज की बहुत बड़ा एक हम कहते हैं कि मेटाबॉलिक सुनामी जो चल रहा है आज के दिन में। जहां पे आप जो कर रहे थे वो सही है। यानी कि लोग तो लंबे, यानी कि ज्यादा ज्यादा इयर्स हो तो जी रहे हैं। यानी कि इफ यू लुक एट 1980 में अगर आप देखें तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में तकरीबन 48 था। आज के दिन में वो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 पहुंच चुका है। यानी कि लोग तो ज्यादा साल के लिए तो जी रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर वो जी रहे हैं या ज्यादा साल मर रहे हैं, वो सवाल है। क्योंकि जैसे आपने कहा, जैसे 30s और 40s में ही जो बीमारियां पहले, यानी कि सालों पहले जो 60s और 70s में होते थे, वो बीमारियां आ रहा है। उसके वजह क्या है? वजह तो बहुत सारे रीजंस हो सकता है। मेनली मैंने जो देखा है, जो मेरा जो स्टडीज है और हमने जो जो भी रिसर्च किया है उसके मुताबिक देखें तो मेजर रीजन तो लैक ऑफ मूवमेंट ही है। यानी कि लोग ऐसे हैं जो आज के दिन में तो एक्सरसाइज तो करते हैं इवनिंग में 30 मिनट्स टू 50 मिनट्स, कुछ लोग जिम में जाते हैं, लेकिन ओवरऑल आपका बॉडी का मूवमेंट देखे तो वो बहुत कम है। इससे क्या होता है कि समथिंग कॉल्ड मसल अट्रोफी हो सकता है इससे। यानी कि आपका एनर्जी लेवल कम हो सकता है। आज के दिन में एजिंग का एक मेजर रीजन जो कर रहा है वो मेटाबॉलिक हेल्थ, या उससे भी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि आपका जो एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स है, माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स अगर वीक हो गया तो आप बहुत जल्दी एज्ड हो जाएगा। यानी कि 20s और 30s में ही आप 40-50 का जो भी बीमारियां हैं वो आने की संभावना ज्यादा है। वो माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ के मेजर, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन का मेजर रीजन आपका मूवमेंट कम है। तो आपको आपके बॉडी कंटिन्यूअसली मूव करना ही है। वो नंबर वन रीजन है। नंबर टू मैंने जो देखा है वो पुअर स्लीप है। यानी कि पुअर स्लीप, यानी कि लोग स्लीप तो करते हैं आज के दिन में, तो स्लीप के बारे में तो बहुत सारे चर्चाएं चल रहा है और सोशल मीडिया में बहुत सारे अवेयरनेस भी है। लेकिन उसके बाद भी क्वालिटी स्लीप आपको मिल रहा है या नहीं, वो तो आपको देखना पड़ेगा। तो स्लीप अगर खराब हो गया तो आपको कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा। कोर्टिसोल लेवल बढ़ गया तो वो सेकेंड लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। जैसे साइंस प्रूव्स दैट कोर्टिसोल लेवल अगर बढ़ गया, कंसिस्टेंटली बढ़ गया, तो उससे आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन रेसिस्टेंस इज प्रीकर्सर टू टाइप 2 डायबिटीज। तो आपको ये देखना चाहिए कि किस तरीके से मेरा स्लीप इंप्रूव करे। चाहे उसके लिए जो 1 घंटे के लिए जो आपका जो स्क्रीन टाइम और बेड टाइम के बीच में जो गैप, और बहुत सारा एडवाइस आज मिल रहा है लोग, लेकिन इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो, दैट्स अ क्वेश्चन। मैं लोगों से कहता हूं, यानी कि 2 घंटे के लिए 2 घंटे का जो गैप दे दो डिनर और स्लीप के बीच में, दैट दैट इटसेल्फ मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नो दैट, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड जो चीज हमने जो देखा है वो आज के दिन में फूड डिलीवरी एप्स बहुत ज्यादा है। वो तो बढ़िया है, यानी कि वो तो हमारे लिए कन्वीनियंस के लिए अच्छा है, लेकिन फूड डिलीवरी एप्स का, उसमें अगर आप इस तरह का कंपनी से आप सर्वे करें तो आपको पता चल जाएगा, तो मैक्सिमम यूजर्स जो मेजर परसेंटेज जो होता है वो 20 to 45 एज ग्रुप में होता है। तो जो जो खाना जो बाहर कुक करते हैं उसमें बहुत सारे रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स यूज करते हैं। और उससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि पूफा कहते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स,
उसका लेवल ज्यादा है। और हम हमारे कंपनी वी रूट्स में तो वी डू जेनेटिक टेस्टिंग, और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में उस तरह का जीन वेरिएंट्स है जो एक्सप्रेस करते हैं जब उसका पूफा लेवल बढ़ते हैं। यानी कि इंडिया में सबसे खतरनाक चीज मैं जो देख रहा हूं वो पूफा का लेवल्स है। तो वो पूफा कैसे आता है? जो रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स खाने से ही आता है। तो वो जब भी आप बाहर जो बाहर से जो खाना लेते हैं, इसका रिस्क आप हर एक दिन इंक्रीज करते रहते हैं। तो जी। दीज आर सम ऑफ द मेजर ऑब्जर्वेशंस। एक चीज और डॉक्टर सजीव मैं समझना चाहूंगा कि कई लोग सोचते हैं कि मेरी बॉडी लीन है, मैं बहुत ही मेरा वजन बड़ा नियंत्रित है, लेकिन ऐसे लोग भी जब कई बार जब टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि साहब उन्हें कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो गई, उन्हें डायबिटीज हो गया। तो जरा इस मिथ को तोड़िए, इस ये भ्रम क्या है दरअसल? सी आज के दिन में ये इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। यानी कि अगर मैं स्लिम हूँ, मैं लीन हूँ, तो मैं मुझे लिपिड प्रोफाइल्स चेक करने की क्या जरूरत है, क्योंकि आई मे नॉट हैव कोलेस्ट्रॉल, आई मे हैव अ वेरी हेल्थी आर्टरी, उस तरीके से सोचते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो लीन बॉडी में हो सकता है कि विजरल फैट जो होता है, विजरल फैट क्या होता है? विजरल फैट सबक्यूटेनियस फैट जो होता है वो आप देख सकते हैं, यानी कि जो अबेस लोगों में। सो विजरल फैट जो डिपोजिशन आपके ऑर्गन्स में होता है, उसको विसरल फैट कहते हैं। यानी कि लिवर के ऊपर, यानी कि हर एक ऑर्गन के अंदर तो जो फैट डिपोजिशन इंक्रीज होता है, तो उसको विजरल फैट कहते हैं। विजरल फैट इज अ मेजर कॉज, मेजर प्रॉब्लम। विसरल फैट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक सेपरेट ऑर्गन हो रहा है, वो एक ऑर्गन जैसा बिल्ड हो रहा है, और आपके बॉडी उसके ऊपर फाइट करेगा ही करेगा। तो ऑटोमेटिकली आपका एंटी इंफ्लेमेटरी और इंफ्लेमेटरी लेवल्स बढ़ जाएगा, तो आपका एंटी इंफ्लेमेटरी लेवल्स भी बढ़ना चाहिए, वो नॉर्मली नहीं होता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप लीन तो होगा, लेकिन आपका विजरल फैट ज्यादा होगा। उससे बहुत खतरनाक चीजें आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा था, जब आपका जो यू नो आप लीन है, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई मैं तो हेल्थी हूं, जो भी खाते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बॉडी के ऊपर। तो इसलिए आप बहुत सारे चीजें खाना शुरू करते हैं, यानी कि आप फ्राइड आइटम्स खाते हैं, वो खाते हैं, एक खाते हैं। लेकिन इश्यू क्या है कि आपको समझना चाहिए, बीएमआई आपका ठीक होगा, लेकिन आपका विजरल फैट बहुत खतरनाक लेवल पे होगा, वो चेक करना चाहिए। बिल्कुल। अयूथ की जब बात ही हो रही है तो हमें बताइए कि कौन कौन से ऐसे हेल्थ चेकअप हैं जो युवाओं को अमूमन साल में एक बार तो करा लेने चाहिए? लोग तो ब्लड शुगर के बारे में तो बहुत ख्याल रखते हैं, वो चेक करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको जो चेक करना चाहिए वो HbA1c है। तो यानी कि 3 महीने का जो एवरेज, उससे आपको पता चलता है इंसुलिन रेसिस्टेंस। सी डायबिटिक होने के पहले का जो अवस्था जो होता है, जो प्रीकर्सर कहते हैं उसको, इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं। तो अगर आप वो सही तरीके से मैनेज कर सके, तो आप टाइप 2 डायबिटीज से आप खुद ही बचा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, लिपिड प्रोफाइल्स आपको चेक करना ही चेक करना है। और आज के दिन में इंडिया में अगर आप देखें, तो हेल्थ में स्पेशली यंगस्टर्स के बीच में मैक्सिमम क्राइसिस तो कार्डियक रिलेटेड इश्यूज में होता है। तो उसमें आपको एक एक टेस्ट मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज APOB, अपो अपो प्रोटीन, अपो लिपोप्रोटीन कहते हैं। अपो लिपोप्रोटीन का लेवल तो लोग तो चेक नहीं करते हैं, अनफॉर्चुनेटली। दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। हम जब जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, तो बहुत सारे लोगों में इसका रिस्क लेवल, APOB अपोबी का जो लेवल्स, रिस्क लेवल्स बहुत ज्यादा देख सकते हैं। तो उस तरह के लोगों को हम तो डेफिनेटली एडवाइस करते हैं कि आप रेगुलरली चेक करना चाहिए। बट इवन अदरवाइज आई थिंक दैट हैज टू बी चेक्ड। देन यू मस्ट हैव हर्ड दैट इंडिया में अगर आप देखें, तो तकरीबन 90%, 90% लोगों में फैटी लिवर, यानी कि यंगस्टर्स के बीच में फैटी लिवर, स्पेशली IT प्रोफेशनल्स में फैटी लिवर का हाई रिस्क है, और फैटी लिवर में ऑलरेडी उनको डिटेक्ट कर चुके हैं। तो आपको ये खतरनाक चीज है, जो आपको पहले लेवल पे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यू हैव टू डू द काइंड ऑफ लिवर फंक्शन टेस्ट, LFT। तो उससे आपको पता चल सकता है कि वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मैं हर एक शख्सियत से कहता हूं, जैसे कि जितना भी मैं जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स के बारे में मुझे पता है, वो लेके मैं कह सकता हूं कि आपको एक जेनेटिक प्रोफाइलिंग करना जरूरी है, स्पेशली अगर आप एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान या पर्सनलाइज्ड लेवल पे जो एक्सरसाइज करना शुरू कर रहे हैं। तो
आपको क्या पता है कि अगर वो जो कीटो डाइट आपके लिए अच्छा है बुरा है, और या आपका जो HAIT आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो एक जेनेटिक प्रोफाइलिंग फॉलोड बाय एपिजेनेटिक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। एपिजेनेटिक रिकमेंडेशन प्रोग्राम मेरे ख्याल से आज के दिन में हर एक यंगस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप जिक्र कर रहे थे फैटी लीवर की। मैं देख रहा हूं कि नॉन अल्कोहलिक जो फैटी लीवर की समस्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, बड़े बहुत आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। हमें बताइए कितनी बड़ी चुनौती इसे देख रहे हैं आप। सी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर आज के दिन में बहुत बड़ा खतरनाक चीज, और यानी कि बहुत बड़ा थ्रेट बन चुके हैं। यानी कि पुराने दिनों में लोग कहते हैं कि अल्कोहल पीने से लिवर सिरोसिस या फैटी लिवर होता है, लेकिन आज के दिन में तो मेजोरिटी मेजर परसेंटेज में कोई नॉन अल्कोहलिक है। इसका रीजन, मेजर रीजन ये है कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन, स्पेशली सिंपल कार्बोहाइड्रेट, इवन फ्रक्टोज कंजप्शन यानी कि फ्रूट का कंजम्पशन अगर सही तरीके से नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अगर बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो फैट के रूप में कन्वर्ट होता है, आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं। तो दिस विल लीड टू विजरल फैट्स, जैसे मैंने कहा था। उसका इम्पैक्ट तो फर्स्ट इम्पैक्ट तो लिवर के ऊपर है, क्योंकि लिवर इज ऐसा एक ऑर्गन है जो ये सब चीजें हैंडल करना लिवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो पहला जो पॉइंट पे जो इसका इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, वो लिवर के ऊपर ही है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का एक रीजन मैंने जो देखा है, बहुत सारे हमने हमारा जो क्लाइंट से भी देखा है, तो अनहेल्थी यूसेज ऑफ शुगर, ऐसे मैं कहता हूं। यानी कि शुगर कोई डेंजरस चीज तो नहीं है, लेकिन अगर आपके बॉडी शुगर को, या जो फ्रूट्स आप खा रहा है उससे जो फ्रक्टोस है उससे भी ग्लूकोज आता है, उसको सही तरीके से यूज करने में आपका जो मेटाबॉलिज्म, यानी कि आपका जो सेलुलर लेवल पे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो मैकेनिज्म है, जो माइटोकॉन्ड्रिया लेवल पे होता है, वो सही तरीके से नहीं है। तो उसकी वजह से ही आपका जो ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बढ़ते हैं, आपका जो फैटी लिवर का जो रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। शुक्रिया डॉक्टर सजीव, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए, और उम्मीद यही करते हैं कि तमाम जानकारियां जो आपने दी हैं वो लोगों को काम आए। ये तो ऑनलाइन हमारी मुलाकात थी, लेकिन हम वन ऑन वन भी आपसे बातचीत करेंगे और भी खास बातचीत आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। चलिए यहां पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जानी मानी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट दीप्ता नागपाल जुड़ेंगी, और हम थोड़ा आपका डाइट प्लान बनाएंगे कि आखिर इन बीमारियों से बचने के लिए, बेहतर रहने के लिए करना क्या चाहिए, इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और सीधा मैं परिचय करा दूं, दीप्ता नागपाल, फाउंडर बियॉन्ड किलोज एंड इंचेस से, जानी मानी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, और अपनी जो सेवाएं हैं देश में ही नहीं विदेशों में भी दे चुकी हैं। बड़ी बड़ी हस्तियों की पर्सनल डाइटिशियन रह चुकी हैं। दीप्ता जी, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करते हैं। और ब्रेक से पहले जब मैं चर्चा कर रहा था यंग लोगों में जो लाइफस्टाइल समस्याएं बढ़ रही हैं, तो समस्या की बात तो कर ली, अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। दर्शकों को क्या सलाह देंगी, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, खासतौर पे इन 3 टाइम्स में अपनी मील में क्या शामिल किया? जी, तो हम ये अपनी डेली प्रैक्टिस में देख रहे हैं, जो बीमारियां 40 और 50 में आती थी, वो 20 और 30 में आनी शुरू हुई। पर अब वो बीमारी 10 साल के बच्चों में, 15 साल के बच्चे भी हमारे पास आते हैं जिनको फैटी लिवर इश्यूज हैं, जिनको प्री डायबिटीज हो चुकी है, थायराइड इश्यूज हैं, इवन की ऑटो इम्यूनिटीज बहुत हो रही हैं। तो रीजंस बहुत हैं, हम सब जानते हैं। अब खाने के साथ उसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, किस तरह से हम इन डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बहुत बार कहा है, जो खाना है वो एक बहुत पावरफुल वेपन है, अगर हम उसको वाइजली यूज करेंगे तो। हम अपने इंडियन घरों में स्पेशली जो चीज नहीं है वो है बैलेंस। वेजिटेरियन सोसाइटी है हमारी, अगर हम नॉन वेजिटेरियन खा भी रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा रोटी और राइस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हम कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। तो हम एज एन इंडियन प्रोटीन डेफिशिएंट सोसाइटी है, तो हमें अपनी थालियों में सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करना है। दूसरा, अगर मैं थाली की बात करूं, ब्रेकफास्ट से शुरू करती हूँ। ब्रेकफास्ट का मीनिंग ही बदल चुका है इस
जनरेशन में या तो बच्चे ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते हैं घर से, या फिर अगर करके जाते हैं तो बिस्किट पी खा लिया, कुछ चॉकलेट वाला दूध जिसमें चीनी है वो पी के चले गए, या स्किप किया मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जो ब्रेकफास्ट है अगर हमारा वो बैलेंस्ड होगा, जिसमें ज़्यादा प्रोटीन फैट्स होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, हमारा कॉर्टिजोल नहीं बढ़ेगा, हमारी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगी, हम एनर्जी वाइज बहुत बैलेंस्ड रहेंगे, हमारा दिन की शुरुआत एक अच्छे मेटाबॉलिज्म से होगी जो हम बहुत सी बीमारियों से हमें बचा सकता है। सेकंड, अगर मैं लंच की बात करूं तो लंच या तो लोग बहुत बड़ा लंच कर रहे हैं, अगेन बहुत बड़ा ब्रेकफास्ट करके लंच स्किप कर देते हैं। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो लोग एक नाइस नॉर्मल लंच करते हैं उनकी जो एनर्जी है वो शाम तक काफी बैलेंस रहती है, और वो पैकेट्स नहीं खोलते, ऑफिस में बैठे बैठे वड़ा पाव या भजिया नहीं मंगवाते, शाम को जब घर जाते हैं तो अच्छी एनर्जीज होती है, ठीक से अपना खाना खाते हैं। तो जो लंच है आपका वो एक बैलेंस्ड आहार होना चाहिए, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल सब कुछ है। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इस तरह का खाना खाने कुछ बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं अपनी लाइफ, नहीं, आप नॉर्मल इंडियन तरीके से नॉर्मल इंडियन खानों को सिर्फ एक आपको बैलेंस लेके आना है। अगर मैं लंच की थाली की बात करूं तो उसमें एक दही है जो एक प्रीबियोटिक है, डाइजेशन में हेल्प कर रही है। अगर एक आपके पास रोटी है वो आपको एनर्जी दे रही है, आपके पास जो सैलड है वो आपको इनफ फाइबर दे रहा है, ग्लूकोज स्पाइक नहीं होने दे रहा, जो घी है उसके अंदर वो आपको न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है, विटामिन ए, डी, ई को, राइट। जो प्रोटीन है वो अगेन आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचा रहा है। तो सिर्फ रोटी सब्जी ना खा के अगर हम रोटी सब्जी के साथ थोड़ा सैलड और थोड़ा दही खाना शुरू कर देंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है। अब आती है डिनर की बारी। डिनर में लोग होते हैं बोलते हैं कि लाइट खाना चाहिए, आयुर्वेदा कहता है, डॉक्टर्स कहते हैं, डाइटिशियंस कहते हैं, बट मोस्ट ऑफ अस फेल टू डू दैट, बिकॉज वो एक मील होता है जो हमें लगता है हम फैमिली के साथ कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर खाना खाना चाहते हैं तो स्नैक्स को अवॉइड करके प्रॉपर आप मील करिए। अपने बच्चों को सिखाइए कि प्रोटीन की इंपॉर्टेंस है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी अपनी बेटी छोटी वाली, उसको पास्ता बहुत पसंद है, और आई एम श्योर बहुत बच्चों को पास्ता, मैगी ये सब डिमांड करते हैं। तो उसको मालूम है कि जब मुझे पास्ता खाना है तो हमारी वो हेल्प को बोलती है कि मुझे पास्ता दो, तो उसका मतलब ये है कि उसके पास्ता के साथ या तो एक अंडा आएगा, या उसको एक पनीर कुछ मिलेगा, या उसको कुछ चिकन का मिलेगा, या कुछ ऐसी चीज, नट सीड्स वो साथ में खाएगी, ताकि उसका ग्लूकोज रिस्पॉन्स जो है वो खराब ना हो, उसका जो न्यूट्रिशन है वो मेंटेन रहे। और ये कहाँ से आएगा, ये बच्चे कैसे सीखेंगे? जब हम अपनी थाली को, जो हम अपनी जो खाना खाते हैं उसको बैलेंस करेंगे एज ए रोल मॉडल। बच्चे को ये कहना कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, इससे डायबिटीज हो रही है, इससे, इट डजंट वर्क लाइक दैट। हाउ इट वर्क्स इज व्हाट यू आर डूइंग। जैसा आपके घर में तरीका है, बच्चे को अगर आप एक एप्पल खा रहे हैं, एप्पल खट्टा लगता है वो साइड पे फेंक देता है, मगर एक जो वो मैकडॉनल्ड्स खा रहा है या वो कोई भी जो फास्ट फूड खा रहा है, राइट, वो उसको टेस्टी लगता है। वो उसको क्यों टेस्टी लगता है, वो क्यों उसको खाता रहता है? बिकॉज वो उसको इस तरह से बनाया जाता है कि वो सेम टेस्ट एवरी टाइम। मगर अगर उसने एक चीकू खाया, उसने गवावा खाया, वो कभी खट्टा होगा, कभी मीठा होगा, कभी कम मीठा होगा, और वो उसको, एंड वी लेट देम डू दैट, हम उनको करने देते हैं कि कोई बात नहीं, हम तेरे को दूसरा दे देते हैं। बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ तो खा रहा है, बेशक वो बिस्किट ही हो। दैट्स द रॉन्ग फाउंडेशन। टीवी के आगे ही खा रहा है पर खा तो रहा है। उसने आईपैड खोला हुआ है, माँ उसकी उसके मुंह में गराइयां डाल रही है, पर खा तो रहा है। फिनिश योर फूड फास्ट, ये जो लाइन होती है ना, ये मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ, क्योंकि हम बचपन में तेज 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 खाना खाते हैं, बड़े होके हम वेट लॉस के लिए जा रहे होते हैं, हमें पोर्शन कंट्रोल करना नहीं आता है, हमें बदहजमी से गट इश्यूज हो रहे होते हैं। तो जो नींव है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो नींव कैसे स्ट्रांग होगी? सबसे पहले जब पेरेंट्स अपनी आदतें बदलेंगे, अपने इंडियन खाने में ही, अपने देसी खाने में ही एक बैलेंस लेके आएंगे। दीप्ता जी, वर्किंग वुमेन्स की अक्सर ये शिकायत होती है, दोहरी जिम्मेदारी है, ऑफ दफ्तर में भी काम करना है, घर को भी संभालना है, और इस चक्कर में वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाती। क्या सलाह देंगी उन्हें आप? यहाँ मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी काफी बिजी लाइफ है। मेरी पहली जो कॉल है वो सुबह 7:30 बजे शुरू होती है कनाडा टाइम से, और आखिरी जो कॉल है वो 8:30-9 बजे होती है। तो आई एम ऑल द डे ऑलमोस्ट वर्किंग 6 डेज। अब मैंने क्या किया, मैंने भी अपनी गलतियों से सीखा, राइट। तो लाइफ में जो बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ थाली में मगर लाइफ में भी। जो एक औरत है उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां, उसके ऊपर बहुत सी हेल्थ जो है ना वो टिकी हुई है। मीन्स उसके बच्चों की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके हस्बैंड की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो अपने ऊपर ले लेती है एज अ माँ। अगर वो अपने बच्चे की डाइट प्रॉपर करेगी बट वो खुद को इग्नोर करेगी, दिस इज वेरी कॉमन। इवन मैंने भी ऐसा किया, बट सब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो मैं आपको वो जो गुरु मंत्र आपने कहा वो मैं एक देती हूँ
कि आप जो अपना खाना है, एक सिर्फ 5 मिनट अपने आप को दो कि मैंने आज क्या खाया और कल मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ। अगर आप फूड डायरी लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। उसमें आप देखो, क्या मैंने रोज एक प्रोटीन का कुछ खाया, मैंने नट्स खाए, मैंने आज ये वाला फूड ग्रुप इन्वॉल्व किया, मैंने अब वो वाला फूड ग्रुप इन्वॉल्व किया। अपने पर्स में जब आप काम कर रहे हैं, अपने पर्स में नट्स सीड्स को जरूर रखें। सर्दियां हैं, तिल के लड्डू रखें। आप शाम को स्नैकिंग नहीं करेंगे, आप ब्रेकफास्ट को मिस मत कीजिए। अगर कम्यूटिंग की वजह से आप ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रही हैं तो सेम एक ग्लास दूध या 2 अंडे या एक हैंडफुल ऑफ नट्स आप जरूर खाइए। लंच जो है आप घर से लेके जाइए। अगर आप बाहर खा रहे हैं, आपको नहीं है टाइम ले जाने का या बनाने का, तो एक बेटर चॉइसेस को अपनाइए। ठीक है, आपकी एनर्जी बैलेंस्ड रहेगी। नहीं तो इंसुलिन स्पाइक होता है, ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज नीचे जाता है, ब्लड ग्लूकोज ऊपर आता है जब हम, और फिर हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं और बीमारियां आती हैं। लेडीज को, बहुत यंग बच्चों को अर्ली 20s में, अर्ली 30s में इनफर्टिलिटी देखी जा रही है। एएमएच लेवल्स जो उनके हैं, जो एग उनका रिजर्व्स है, वो बहुत कम हो रहे हैं। पीसीओएस है, थायराइड है। और इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन खाना है। और एक और चीज है कि वो अपनी स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे। अब मैं अपने आप पे वापस आती हूँ, तो जो मैं अपनी स्ट्रेस है उसको मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी, तो फिर मैंने क्या चेंजेस लाए? मैंने अपनी टीम को बोला मुझे आधा घंटा ये ब्रेक पक्का चाहिए 4-5 पेशेंट्स के बाद, ताकि मैं अपने लिए निकाल सकूं। उसमें मैं ग्रीन टी लूं या थोड़ा डीप ब्रीदिंग करूं, ये मेरे ऊपर होता है। ठीक है, मुझे एक ब्लॉक चाहिए अपना 9 से 10 का, जिसमें मैं एक्चुअली वर्कआउट कर सकूं। सो इस तरह से आपने अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। देखो, स्ट्रेस जो होती है ना, वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। और ना ठीक खाना खाना भी, अगर हम इन दो चीजों को ठीक से मैनेज करेंगे, हम बहुत सी बीमारियों को से बचाव कर सकते हैं। परफेक्शनिज्म जो है वो औरतों में बहुत ज्यादा होता है। और गिल्ट फीलिंग कि मैंने आज अपने बच्चे का टिफिन पैक नहीं किया, बट वो ये नहीं सोचती है कि मैंने क्या खाया है। तो थोड़ा सा सोचना, और घर में थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करना, स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ, घर में जो आपकी हेल्प है उनके साथ, और चीजें बहुत मैनेज हो जाएंगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा विजडम चाहिए, थोड़ा सा सोचना है। और थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट। हेल्दी खाने का मतलब बहुत फैंसी खाना खाना या कॉम्प्लिकेटेड खाना खाना नहीं होता है। हेल्दी खाने का मतलब होता है वही रोटी सब्जी दाल में से हम किस तरह से अपनी प्लेट में बैलेंस लेके आए। दीपिका जी, मेंटल हेल्थ आज की बहुत बड़ी समस्या, आपने जिक्र भी किया। मेंटल हेल्थ खराब होती जा रही है लोगों की, और इसे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सरकार तो नेशनल जो मेंटल हेल्थ सर्वे है वो भी लॉन्च करने जा रही है, और उसका दायरा बड़ा होने वाला है। कैसे देख रही हैं इस समस्या को आप? जो हेल्थ इंडस्ट्री में सबसे अंडररेटेड चीज है ना, वो यही है मेंटल हेल्थ। आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस, आपकी कामनेस। आप कितना भी अच्छा डाइट ले लो, एकदम गूरमे स्टोर से खरीद के लाओ, अच्छी सी आपको डाइटिशियन को आप फीस दे चुके हो, आप बना के इंस्टाग्राम पे लगा भी चुके हो उसकी फोटो, पर जब आप खाने बैठते हो ना, आप काम स्टेट में नहीं हो। दो लोग खाना खा रहे हैं, एक बहुत खुशी खुशी वही खाना खा रहा है और एक दुख से खाना खा रहा है। उसका जो गट माइक्रोबायोटा है ना, जो खुशी खुशी खा रहा है उसका ही बनेगा। सेम खाना खा रहे हैं, सेम हेल्दी खाना ही खा रहे हैं। तो बहुत सी जो बीमारियां, उनकी शुरुआत ही गट। जब मेरे पास गट का पेशेंट आता है या कोई ऑटो इम्यूनिटी का पेशेंट आता है, बच्चे भी आ रहे हैं मेरे पास, बच्चे आ रहे हैं जिनको स्क्लेरोडर्मा हो रहा है, जिनको ऐसी ऑटो इम्यूनिटीज हो रही है कि स्किन इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा एलर्जीज हैं, उनको बहुत ज्यादा ऑस्टियोपिनिया हो रहा है, बच्चों में प्री अर्थराइटिस हो रहा है। कब आया? जब उनकी 10th के बोर्ड थे, 12th के बोर्ड थे, या थोड़ा और यंग बच्चा है तो हम पूछते हैं ब्रेकअप हुआ है क्या आपका, आपका कोई बोर्ड एग्जाम था, घर में कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ है। सो जब इस तरह की जो सिचुएशन से इंसान डील नहीं कर पाता, तो वो उसकी बॉडी पे आती है, वो पहले उसकी गट पे आती है, फिर उसकी स्किन पे आती है, फिर उसके हार्मोन्स पे आती है। हर बॉडी का एक वीक पॉइंट होता है, मैं उनको बोलती हूँ अपने पेशेंट्स को। ठीक है, आप अपना थ्रेशोल्ड जब आपका आ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, किसी की ब्लड शुगर हाई हो जाती है। तो वो कैसे आया थ्रेशोल्ड? तो कि आपने अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखा। अब मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना अगेन इज नॉट अ रॉकेट साइंस। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा मैनेजमेंट, जिसे कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट। अब मैं अपना ही एग्जांपल दूंगी कि मैं क्या करती हूँ। मैं 5-7 मिनट, सिर्फ 5-7 मिनट डीप ब्रीथ करती हूँ सुबह उठ के, और वो ही मुझे पता है कि मेरा कॉर्टिजोल लेवल्स कम होने में मेरी हेल्प करता है। शाम को 5-7 मिनट बिफोर आई स्लीप मैं एक 5-7 मिनट का ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, वो करती हूँ। अगर मैंने कोई बहुत ऐसा कोई केस देखा, कभी हॉस्पिटल में किसी की डेथ हुई, आप
वो स्ट्रेस आई आपको, फिजिकली यू नॉट एबल टू डील विद इट, मैं 5 मिनट का ब्रेक लेके डीप ब्रीदिंग करके फिर नेक्स्ट पेशेंट के पास जाती हूँ। सो जैसे आपने कहा, ये बहुत सब्जेक्टिव है। सो इसके लिए आपका खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉफी पीते रहेंगे, आप वीकेंड पे अल्कोहल लेते रहेंगे, डेजर्ट्स खाते रहेंगे, और आप कहेंगे आपकी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाए, नहीं। इस तरह का खान पान एंग्जाइटी लेके आता है। खाना अच्छा खाएंगे तो सेरोटोनिन डेवलप होगा, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, जैसे विटामिन सी, जिंक, मैग्नीशियम, ये जो फूड्स हैं, और आपका एसेंशियल फैटी एसिड्स, ये जो फूड्स हैं वो आपकी स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है, आपका सेरोटोनिन डेवलप करता है, डोपामिन डेवलप करता है, एंडोर्फिन डेवलप करता है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया, प्राणायाम, खाने से ठीक किया स्ट्रेस को, प्राणायाम से ठीक किया, उससे कॉर्टिजोल कम होता है। जब कॉर्टिजोल कम होता है तब हम इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट और अंडररेटेड पॉइंट है नींद। जो लोग नींद अपनी पूरी कर लेते हैं उनको स्ट्रेस को मैनेज करना बेटर आता है। स्ट्रेस विल ऑलवेज बी देयर, उसकी सिर्फ शक्ल बदलती है, कभी पेशेंट के रूप में, कभी टीचर के रूप में, कभी बच्चे के रूप में, कभी अपने हस्बैंड के रूप में, कभी वर्क डेडलाइन के रूप में। अब आप कैसे डिफरेंट बनते हैं, आपने उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया और उसको अपनी हेल्थ पे ना आने दिया, दैट मेक्स यू डिफरेंट। ना कि इतना स्ट्रेस लेके 10वीं के एग्जाम के बाद आपको ऑटो इम्यूनिटी हो गई, ट्रिकेरिया हो जाता है, लोगों को सेरोसिस हो जाता है, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस पे मैम ये फिर से फ्लेयर अप आ गया। सिर्फ खाने से नहीं होता, स्ट्रेस सिचुएशन से भी ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, अच्छी नींद लेके, ना कि सारा टाइम स्क्रॉल कर कर इंटरनेट पे। हमारे पास टाइम होता है पर हम लोग बहुत ज्यादा स्क्रीन पे टाइम दे रहे होते हैं। थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में, खाने के साथ अच्छा खाना खा के, ताकि प्रॉपर सेरोटोनिन बने, लैक्टोबैसिलस बने, बाइफिडम बैक्टीरिया आपका बॉडी में बने, जो कि आपको हैप्पी हार्मोन्स आगे आपके बनाए, ठीक है। थोड़ा सा प्राणायाम करके। फोर्थ स्ट्रेटेजी है कुछ वर्कआउट्स, जैसे कि योगा हो गया, टहलना। अब जब मैं वर्कआउट की बात करूंगी तो दो तरह के लोग होते हैं। एक तो हर टाइम जिम में बैठना चाहते हैं, मेरा इतना वजन बढ़ गया, मेरा ये हो गया, ओवर ऑब्सेशन जिसे कहते हैं, ऑर्थोरॉक्सिया कहा जाता है मेडिकल टर्म में। और एक होता है कि बिल्कुल ही नहीं किया। जो बैलेंस वर्कआउट करता है उसके स्ट्रेस लेवल्स बेटर रहते हैं। जो ओवर वर्कआउट करता है वो भी अपना गट बैक्टीरिया किल करता है, फर्दर स्ट्रेस बढ़ती है। जो अंडर वर्कआउट करता है वो भी अच्छा नहीं है। तो एक बैलेंस्ड फिजिकल एक्टिविटी विल ऑल्सो हेल्प यू in de-stressing, and stress is the reason for the lifestyle disorders now after food. बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दीप्ता जी, हमेशा की तरह आज भी बड़ी शानदार बातचीत, अमेजिंग इंसाइट्स। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये था आज का सेहत की बात। तो उम्मीद करते हैं आपको चर्चा पसंद आई हो। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।